Very good evening, dosto. And we are very privileged to have with us Dr. M.J. Augustine Vinod. You see, he is a columnist, group captain, fighter pilot. He has been. He has flown MiG-21, Mirage 2000, A320. Drones. He's been into aviation for good part of his life, and of course, he's also interested in skydiving and scuba and dive master. Besides that, he's also into academics, and he's done his MPhil, PhD, and the subject of his PhD is very interesting, and that's what brings us to the subject today. और वो है कि जो ड्रोन है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन है, उन्होंने जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसके तमाम सीन को किस तरह से बदल दिया है. सो दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द डे, एंड हम इसी बारे में बात करेंगे कैप्टन साहब से. कैप्टन साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद. वेलकम टू द चैनल. And sir, Pranam to you, Mahesh ji, us, and thank you. Yeah, kindly enlighten us, Captain Saab. How do we differentiate the two warfares? First of all, the conventional one and the one which is appearing right now. देखिए, there was a line earlier. Now all that is blurred post Ukraine-Russia war and this Israel versus Hamas, Israel versus Hezbollah, and with proxy of Iran. The lines between conventional and you want to call technological or unconventional or the second generation or 2.5 generation warfare, ये सारी चीजों की परिभाषा ही बदल गई है. तो इसका मूल कारण ये है कि जो दोनों जो जिसके हम बात कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट एक देश जो है न्यूक्लियर है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रेस्ट्रेन दिखाया है दोनों ने, और थोड़ा बहुत लकीरें जो हैं वो दोनों को ऐसा खींचना पड़ा कि एक हद तक ऊपर ना जाए, ताकि किसी को भी ये न्यूक्लियर बटन दबाने की जरूरत ना आन पड़े. तो उस सूरत हाल में आपके पास अगर निर्णायक स्थिति पर पहुंचना है तो हाउ डू यू रीच देयर, वो है एक सबसे बड़ा सवाल. तो आपको जो लोग इंसान टू इंसान, जो सोल्जर्स टू सोल्जर जो लड़ाई होती है, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, उसको सीमित रखना है, और आपको निर्णय भी चाहिए. आप इस दोनों चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे? सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे वाली बात है. तो उसके लिए आपको ये सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है. जहां ट्रेंच वॉरफेयर जो हम यूक्रेन में देख रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी ट्रेंच वॉरफेयर नहीं हुई. वर्ल्ड वॉर 2 वाज ऑल अबाउट मैन्यूवर वॉरफेयर, ब्लिट्जक्रिग एंड ऑल दैट, एंड लॉट ऑफ एयर पावर यूसेज. बट इस वॉर में हमने ये चीजें जो हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर की सीमाएं पुश करे जाती हैं लोगों के मन में भी, और वैसे भी जो देशों को ये इस तरफ धकेलती हैं कि वो न्यूक्लियर बटन को दबा दे. उसे कैसे अवॉइड किया जाए और निर्णायक भी कैसे हो, जिसकी वजह से ये ड्रोन के इस्तेमाल शुरू हुआ है. टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे आप पेजर फटते और बाकी चीजों को फटते हुए देखा, वो शुरू हुआ है. जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका इस्तेमाल इस दोनों वॉरफेयर में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा हुआ है इंटेलिजेंस कम ऑपरेशन. सो एक नया विंग ही बन गया इंटेलिजेंस विंग के अंदर, जो आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन लाती हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अंजाम तक भी पहुंचाती है. तो ये एक नया रूप इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा देखा गया है. मोसाद हो, CIA हो, KGB हो, या फिर FSB जिसको कहते हैं अभी, वो हो, या बाकी जो इनके जो सब ग्रुप्स हों, अल्फा, ये सारी चीजें. तो इसमें एक खिचड़ी जैसा हो गया है.
तो आज के तारीख में चंद लोगों को छोड़ करके इस कार्य प्रणाली को समझने की क्षमता बहुत कम लोग रखते हैं, और न्यूज चैनल में तो बहुत ही कम लोग रखते हैं। वो भी ट्रू। बिल्कुल अंधेरे में तीर ही मार रहे हैं, या कुछ जो उनके सामने न्यूज आ रहा है उसको पढ़ के सुना रहे हैं। उसका उसकी एनालिसिस नहीं हो रही है कि ये क्यों हो रहा है। पहली बात, इसका मौजूदा लड़ाई में क्या क्या फायदा या क्या नुकसान किसको हो रहा है, और आगे जाकर के किस मोड़ या किस रुख के ओर मुड़ेगा या जाएगा, इसकी एनालिसिस भी नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता ये मिलिट्री लेवल पे भी हो रही है, जो बड़ी दुखद है। होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब हम लड़ाई क्यों करते हैं? लड़ाई करते हैं कि किसी एक मुद्दे एक पे हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना एक दूसरे के मत पे ना हमारी मतभेद है, और है। कहीं एक मध्य मार्ग में पहुंच करके हम थोड़ा लेन थोड़ा देन करके हम बोलते हैं चलो यहाँ तक सीमित रख लेते हैं क्योंकि बहुत जानो माल का नुकसान हुआ है। सही। वो भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो वेपन्स बना रही हैं फैक्ट्रियां, वो डिक्टेट कर रही हैं इस वॉर को जिंदा रखने में, और इसको इसकी सीमाएं न निर्धारित करने में, या निर्धारित की हुई सीमाओं को आगे पीछे धकेलने में। हाँ, सो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें इस पूरे परिभाषा को जो है हमें दोबारा लिखने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग इन माय बुक आल्सो। both the books both that I'm working on, how drone has changed the nature of warfare, and how the nature of warfare itself has changed over time. ये अगर आज इस बात पे कोई चर्चा नहीं करेगा या नहीं लिखेगा, ये दुनिया के लिए आगे जाकर करके बहुत खतरनाक साबित होगा। मैं एक्चुअली ये इस अगर बातचीत में कोई आगे आप नहीं समझ जी जी कंटिन्यू प्लीज जो कंटिन्यू। चीज को आप अगर समझने में कोई गलती करते हैं, अगर हम दोनों हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, अगर सडनली मैं तमिल में बोलने लगूं और आपको तमिल ना आती हो, आप कुछ और समझ बैठेंगे, आपको लगेगा मैं आपको गाली दे रहा हूँ। तो यही हो रहा है इस वॉरफेयर में। lot of fog of war that is happening. Lot of things that is being done or said is not understood by the opposing party, which is also not good. Eventually, we need to know war is for resolution of something. या आपको वो समथिंग का ही इल्म नहीं है तो फिर फायदा क्या है लड़के? वेरी ट्रू। वो क्या समथिंग है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, वो ही नहीं मालूम है। ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव आई डोंट नो। ऑब्जेक्टिव तभी पता लगेगा जब एम पता हो। आपकी एम ही नहीं समझ में आ रही है। आप उस एम को अचीव करने के लिए आप अपना ऑब्जेक्टिव ले डाउन करते हैं, टाइमलाइन लगाते हैं, और कोर्सेस ऑफ एक्शन निकालते हैं। ये एक लकीर है वॉरफेयर में। वॉरफेयर का जो सिद्धांत ही ये है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। यहाँ एम ही नहीं मालूम। अभी मैं किसी को भी पूछूं 2 years down the road, all nearly, if I ask someone why is Ukraine and Russia fighting, 99% of the people won't be able to tell you. करेक्ट। ट्रू। क्यों लड़ रहे? ओके। मैं अभी दर्शकों से भी पूछूं, आप कमेंट में बताइए कि रशिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, बिना गूगल किए। 99% लोग नहीं बता पाएंगे। और यही आलम है इन दोनों कंट्रीज के बीच के जो जनरल्स हैं, वो भी भूल गए हैं कि हम क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं। थप्पड़ नहीं समझ में आ रहा है इनको। बट कुड इट बी पॉसिबल कैप्टन साहब कि बेसिकली जो ये तमाम वॉरफेयर में जो चेंज आया है वो भी इट इज सो न्यू कि अभी इस पर बेसिकली बहुत सारा जो चाहे एकेडमिक काम हो या ऑन ग्राउंड, दरअसल इस पे अभी सोच विचार होना बाकी है, अभी हुआ ही नहीं है कुछ। इट्स टू अर्ली, इज इट? वुड यू से दैट? No, I am saying your think tank has to plug in
along with the war fighting scheme of things, machine. जो आपकी लड़ाई करने वाली जो प्रणाली है, ये आज नहीं, पहले पहले होता था। आप पुराणों में उतार करके देख लीजिए, आपको लड़ाई शुरू करने से पहले आपने अपनी सीमाएं तय कर देते थे और बिल्कुल। आप बोलते चलो यहाँ तक 30%, 40%। ऐसी भी लड़ाइयां हुई हैं जहां एक एक योद्धा लड़ता था, आमने सामने हजारों, 10,000, 20,000 घोड़े, हाथी सब खड़े हैं। वो बोलता था तुम अपना एक बेस्ट भेजो, मैं अपना एक बेस्ट भेजूंगा, खून खराबा क्यों करे, जो हार गया वो दूसरे की शर्तें मान लेगा। और शर्तें क्या मान हैं? लेगा। ये हैं। ये नो, शर्तें ऑलरेडी लिखी हुई है। ऑलरेडी मेरा तय होती शर्त थी। ये है, बिल्कुल आपका शर्त ये है, बिल्कुल। और जो हारेगा दूसरे का शर्त मानेगा। द्वंद्व युद्ध। यहाँ है बिल्कुल। ही नहीं, है, मालूम ही नहीं है कौन क्यों किसके लड़ रहा है। आप देखिए 1400 लोग मरे, उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, 40,000 एंड काउंटिंग। या ये हमुराबी कहते थे ना, एन आई फॉर एन आई। या एन आई फॉर एन आई का क्या मतलब था? एन आई फॉर एन आई का मतलब था कि आप मेरा एक मारोगे, मैं आपका एक मारूंगा। सही। यहाँ हमुराबी से भी आगे चले गए अब। बिल्कुल। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल। हाँ। देखिए, एक निष्पक्ष और शांतिप्रिय और ऑन लुकिंग देश के नजरिए से हम बता रहे हैं ना। हमारी जो साइड है वो फिलिस्तीन की तरफ है, ना हमारी साइड जो है इजराइल की तरफ। सही। हमारी हमारी साइड जो है इंसानियत की तरफ है। हमने भी बहुत सारी चीजें झेली, 26/11 हुआ, बहुत सारी जो है, उसके बाद भी कई कुछ हुआ। लेकिन हम एक मिसाल के तौर पे हमने जस्ट वॉर लड़ा है हमेशा। बिल्कुल। दुनिया को, मैं भारतीय हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, दुनिया को सीख लेनी चाहिए द वे वी फॉट आवर वॉर्स। बिल्कुल नपातुला बिल्कुल। और एम पहले से बनाया हुआ, और उस एम में भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, जबकि हम विनिंग साइड थे। बिल्कुल। उसमें भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, बिल्कुल। उसमें भी हमने बोला चलो थोड़ा लेन थोड़ा देन कर लो, उसको निपटा दो, क्योंकि ये अंग्रेज हमें डिवाइड करके चले गए, हम क्यों एक दूसरे की खून के प्यासे हों। करेक्ट। ट्रू। तो ये मेरी किताब में ये पूरा चीजें जो हाउ टू फाइट अ जस्ट वॉर, ये सारी चैप्टराइज करके मैं लिखा हूँ। आई होप समवन रीड्स इट, because it is very very important for people to understand ab initio how and when to stop a war when you start it. Which is a difficult question because most people just don't know. They say you can start a war, but the end is not in your hand. It just goes, it has its own course. Very true. आपने भी एक और चीज का, जो आपने जिस बटन पे अपने हाथ रखा है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन को बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि जहां ऐसी कंफ्यूजन हो लोगों के मध्य, वहां इंटरनेशनल बॉडी आए, वो स्टेप इन करें और वो इसको रोकें। जैसे दो पड़ोसी लड़ते हैं तो अगल बगल के लोग आकर के दूसरे को पकड़ के साइड में करके बोलते हैं भाई अच्छा तू ठंडा हो जा, तू ठंडा हो जा, ये पानी पी ले, और चलो विचार विमर्श करते हैं और इसको खत्म करते हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन का फंक्शन ये था। आज कहाँ है यूनाइटेड नेशन? क्या कर रहा है? चर्चा हो रहा है इस पे? कहीं नहीं। आपने कितनी चर्चाएं सुनी है यूनाइटेड नेशन में? हर रोज होनी चाहिए बिल्कुल कि यूक्रेन रशिया क्यों लड़ रहा है और कब रोका जाए। हर रोज, एवरी स्टैंडिंग बॉडी, there is a provision in United Nations where the moment two warring countries come together, you have a committee which is discussing about this war and always finding out when to step in and when to stop it. Where is it? कहाँ है वो बॉडी? बिल्कुल। क्या सुना है आपने ये चर्चा कभी? जबकि मैं हमारे आपके जीवन काल में ये
गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2 हुआ था, आपको गल्फ वॉर 1 याद होगा, उस समय ये कमीशंस बनी थी, उस समय लकीरें खींची गई थी, उन्होंने बोला था 3 महीने में खत्म करो, 100 दिन में खत्म हुआ था गल्फ वॉर 1, याद होगा आपको, 100 डेज वॉर भी कहते हैं, वो खैर खत्म हो गया था। बुश, आप कुछ भी कह लें, सीनियर बुश जो हैं, I give him a lot of time because he had certain aim, certain objective. When it was achieved, he pulled out. Pulled out. He did not break Iraq down. आज इराक में आप जाएंगे तो बर्बाद है हर जगह, टू ईच जोन। Yeah. बसरा में कुछ हो रहा है, बगदाद में कुछ हो रहा है, नॉर्थ इराक का तो मत पूछिए, ऑलरेडी शिया डोमिनेटेड बेल्ट है, विली नीली वो ईरान उसको कंट्रोल कर रहा है। खतैब हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के बारे में तो हमने सुना है, खतैब हिजबुल्लाह वहां एकदम ही सक्रिय है। उसके बाद ये बात ही नहीं होती। क्यों हुआ? क्यों? आज इराक बॉर्डर जरूर है, लेकिन अपने आप में अनऑफिशियली डिवाइडेड है। ओके। और ये यूनाइटेड नेशन का फेलियर है, ये हम और आपका फेलियर है। But how going forward, कैप्टन साहब, how do you look at it? आपको लगता है कि क्या आने वाले वक्तों में ये जो UAVs हैं या जो ड्रोन है, जो मैकेनाइज्ड वॉर है, आपको लगता है कि it will take over the human beings as such? जो सोल्जर जो फाइट थी वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगी और यही सब कुछ होगा, कुछ इस तरह का जो साइंस फिक्शन में कभी पढ़ते थे? महेश जी, मैं अगर इसकी Your voice is gone, sir. Your voice is gone, sir. Sorry. Yeah. Now there, you're there. आप भी मिसिंग हो गए थे। Yeah. तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ये मैं बता देता हूँ, जब the rise of the machine is here. Mathematically, it is on the rise. और ये जो ग्राफ है ऊपर की ओर है, ना कि नीचे की ओर, कभी नीचे की ओर आने का संभावना नहीं है। ओके। किस तेजी से ये ऊपर की ओर जाएगा, कब जाके ये लाइन, आपको मैं शेप ऑफ थिंग्स टू कम बता रहा हूँ, हो सकता है 50, 100, 1000 साल बाद लोग ये वीडियो उठा करके देखें और इसके बारे में चर्चा करें। जी। Things will continue to change very, very fast. जो आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन हम लाइव चर्चा कर पा रहे हैं। राइट। ऐसा भी समय आएगा, technologically it is possible, probably in our lifetime we may be able to discuss this without discussing this. इसका और मैं विस्तार से बताता हूँ। जी। An equipment which can understand over a period of time my thought process, my stand on anything, can discuss or do things on my behalf with me not being present. Machine learning, AI and ML. I can be a virtual me talking to you. Exactly the way I would have otherwise talked to you. And I can be multiple. Yeah. If there is one, it can be copied. Discussing on different topics at the same time. We are reaching there in no time. आप लिख के ले लीजिए ये बात, हमारे आपके जीवन काल में हम ये देखेंगे। Fascinating. अभी इस बात को आप किसी भी हद तक और किसी भी सीमा तक ले जाइए। करेक्ट।
अपना इमेजिनेशन को दौड़ाइए, आपको बहुत सारे इसमें आंसर्स मिलेंगे, हम्म including in our lifetime, we can preserve this body for as long as we want to, and let only the mind work. हम्म ये भी possible है. This is absolute science fiction. Not at all. Coming. People are working on Okay. this. Okay. जो प्रोजेक्ट लॉन्जिविटी है, इसमें ये सारी चीजें तो हो रही हैं. My. But then इसका इस सारे का जो एक impact और सामने आता है, and probably we have not talked enough about it. In fact, not even I've never heard this term in discussion on the subject. What about the ethics of it? कब का वो हमने खिड़की से बाहर फेंक दिया. कब का, बहुत साल पहले. क्योंकि आप उठा देखिए के ना, वो फेंक इसका जो एथिकल इम्पैक्ट है मशीन का, आप जरा सोचिए कि where will human being interfere, where will it intervene, and where does it go on its own? There has to be, or there must be something, to interfere, isn't it? Otherwise, you have no control. It's out of your hand. I will tell you the kicker, महेश जी, Yeah, क्योंकि हम दोनों ही सनातन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ. बिल्कुल. What is the guarantee we are not already that right now? That is the kicker. Okay. इसी को तो माया कहते हैं. सही बात है. I mean, ये बड़ी गहरी बात है मुझे, but would you like to elaborate on it for the lesser mortals like me? नहीं, बात वो नहीं है. देखिए, मेरे आपके जीवन काल में जी, जब हम अपने प्रतिबिंब एक एआई को बना देते हैं, जितना भी एफिशिएंट हो, because that project is currently on for normal routine things. You want AI who understands the way you will take actions within the given boundaries, want to give decisions for routine matters. That project is already on. Companies are working on it. आप Google कीजिए, आपको पता लग जाएगा. So an AI which understands within the given framework what decision I would take, it would take on my behalf. I'm talking about for day-to-day running of things in operations. So that is where the companies are working on now. So I teach the AI or it interacts with me. एक second, ना? एक second. yeah. Jain sir. Sorry, एक important call I had to take. So that project is already on. There are startups which are already doing this. Routine operational decisions. You let the AI follow you, listen to you, use what you say, listen, see what you type, learn what you do, learn how you write, everything. Based on that, it will follow you for a week, 10 days, 1 month, including historical data and the current data. And now, when you are busy, away, flying, going from A to B, important decisions, how you would take decision, the AI would take. Those startups are already there. आप इसको थोड़ा और विस्तार से लेके जा सकते हैं. बिल्कुल. और इमेजिनेशन इज योर लिमिट. अब मेरे बच्चे और उनके बच्चों के कार्यकाल में या जीवन काल में ये कहाँ पहुंचेगा? बिल्कुल. It's only imagination. जब हम no, not at all. It is progression. It is basically an arithmetic or geometric, depending on how you look at it. It's progression. It has to happen. It will happen, whether you like it or not. Fascinating.
आपकी बात सुनते सुनते मुझे एक थिएटर याद आ रहा है। स्विस ऑथर है एक फ्रीड्रिश ड्यूरनमाट, उन्होंने लिखा था, उसका नाम था जर्मन में तो उसका नाम था डी फिजिकर, बट इंग्लिश में उसको द फिजिसिस्ट के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट मैंने उसको ट्रांसलेशन भी किया है हिंदी में, वो अवेलेबल है। तो आप ये देखिए, उसमें यही बात कहा है कि जो उसका लास्ट मैसेज है वो यही है पूरे प्ले का, कि टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इज समथिंग which has its own course, and even if human being wants to stop it, you can't. Once the information is there, it has its own life and it will take its own course. It will grow and take its own course. Has to. So It has yeah, to. so आपकी बात में सुन के वही एकदम वो याद आया कि something like that is already taking place. I don't know, but then आपने एथिक्स को तो उठाकर फेंक दिया खिड़की के बाहर, आपने कहा, but in that case, हालांकि जब आप एथिक्स को ही खिड़की के बाहर फेंक दें तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ रहता नहीं है, बट फिर भी whatever we can think of it right now, how do you look at it, the whole drones that are being used and whatever the future looks like? Do you think the innovation of drone as a positive one or a negative one? देखिए, for a long time I was of the belief इंसानी इंटेलिजेंस जो है वो विकसित हो रहा है, और हम धीरे धीरे लड़ाई और मनमुटाव इन सब चीजों से धीरे धीरे दूर जाएंगे। बट ये जो 2 वॉर ने मेरे वो सोच को थोड़ा सा हिला दिया है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं हम दूर जाएंगे, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है, मैं हमेशा कहता हूं, ये अगर ये नफरत का और ये प्यार का पलड़ा है, प्यार का पलड़ा जो है बारी रहा है, जिसकी वजह से इंसान इस रूप तक पहुंचा है। सही। अगर नफरत का पलड़ा बारी रहता और प्यार का पलड़ा अगर हल्का रहता, हम कब के खत्म हो गए होते, कब के एक दूसरे को या खा गए होते या खत्म कर दिए होते। In species, there are species which have been self-destructive. They evolved and finished themselves. They evolved and finished themselves because they were a violent species ab initio. Yeah. जब उनका नंबर, मैं इस पे लिखा भी हूं, जब उनका नंबर एक क्रिटिकल मास तक पहुंच जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर भारी होने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो नफरत का पलड़ा जो है वो भारी है, प्यार का पलड़ा या इंसानियत का पलड़ा, कुछ भी कह लीजिए, वो कम रहा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम फल फूल रहे हैं, 7.5 बिलियन है और आगे बढ़ रहे हैं, और नंबर बढ़ा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मूल रूप से इंसान जो है एक दूसरे को या तो मदद करने की कोशिश करता है या एक दूसरे को पसंद करता है। बिल्कुल। ये मेरा सैद्धांतिक सोच था। इस सोच के ऊपर थोड़ा सा अगर हिला हुआ ये सोच, ये इजराइल फिलिस्तीन और इजराइल हिजबुल्ला और यूक्रेन रशिया वॉर पे, क्योंकि यहाँ कोई सीमाएं लोग पार कर गए। 1400 का 40,000 मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है। And counting, it's going up and up and up. Extremely disproportionate. मैं किसी का लाइन वो नहीं ले रहा हूँ। I'm not taking anybody's side. I'm only looking at numbers. It is extremely disproportionate. Yeah. और आपकी शर्तें क्या हैं? नेतन्याहू को मैं आज पूछूं, तुम्हारा क्या शर्त है बेटा, बताओ। He has absolutely no answer. I don't think anyone knows what they want. Is it complete completion, complete destruction of people of Palestine? Yeah. Annihilation? Because that is what it looks like to me. That's what it looks like, exactly. Because whatever being said even at the UN platform by Netanyahu, it does not translate in action on war front. It doesn't look like that. Absolutely. So, yeah. We have to know, as the world body, you created United Nations.
आपने वॉर शुरू करने से पहले आपकी शर्तें क्या हैं, आगे वाले की शर्तें क्या हैं, आपने क्या सबमिट किया? हम्म आप दोनों ही हम्म यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो ना? हम्म आपको यही तो कहता है यूनाइटेड नेशन चार्टर। हम्म लड़ाई शुरू करने से पहले आप बताएंगे ना, मेरी शर्तें ये हैं जिसकी वजह से बिल्कुल। कूटनीतिक बातें टूट गई हैं और हम्म हम तलवार निकाल लिए हैं अपने, सही। एक दूसरे को काटने जा रहे हैं और हमें ये चाहिए, आगे वाले को ये चाहिए। कहाँ है? हम्म कुछ भी नहीं। हम्म हम्म फिर कहाँ से हम, ये देखिए हम्म महेश जी, एक हम्म जना अगर न्यूक्लियर बटन दबा देगा ना, आज हम 7.5 7 बिलियन प्लस हैं, वो चार सही बात। बिलियन तक पहुंचने में 4 दिन नहीं लगेगा। जरा भी नहीं लगेगी, जरा देर नहीं लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हम्म कल एंड वो मैं देख रहा था, रशिया ने कारगिल पे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, वो दाग दिया। हम्म हम्म कारगिल का एक छोटा सा शहर है, उसमें जी। इंसान छोड़िए कुत्ता भी नहीं बचा। हम्म हम्म इवापोरेट हो गए लोग। हम्म थर्मोबैरिक बॉम्ब है। थर्मोबैरिक बॉम्ब क्या करता है, पूरा ऑक्सीजन को सक कर लेता है और मारता कैसे है, हम्म आपके आंतें और दिल और सब लिवर बाहर। और सारी चीजें आपके मुंह से बाहर आ जाती है। ऐसा एक वेपन डाला है इंसान ने दूसरे इंसान पे। हम्म हाँ प्यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कभी कभी सोच रहा मतलब हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सही सोच रहा हूँ कि नहीं। मुझे हमेशा ये लगा प्यार का पलड़ा भारी रहा है कि am I right? Or are we that species who has reached the critical mass where now we are going to annihilate each other? ट्रू। हम्म A lot of German philosophers have written on this. हाँ Lot of them. ओके। हाँ मतलब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने जर्मन फिलोसफर्स का नाम लिया तो मुझे एकदम से अभी बढ़िया से मैं यू नो सारी सारी थ्योरी पर एक लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो अक्सर हम कांट की याद करते हैं, बट मुझे कहीं वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। वो सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल ही फेल्ड है यहाँ पर। तो ओके। अच्छा, बट देन इन दैट केस लेट्स देन take it another step, एक और डायमेंशन जो इसका बनता है, if we had to say because I don't think good और bad में हम इसको बांट पा रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि what are the crimes that drones have committed or are able to commit? आप देखिए कोई हर चीज पे, ज्यों कि उसका साइज छोटा है, हम्म ज्यों कि वो रेडार पे ना आपके ना दुश्मन के रेडार पे आता है, हम्म वो अपना कार्य करके चला जा सकता है हम्म बिना रोक टोक के। आज वो हम्म आलम है। जो एफपीवी हम्म ड्रोन, बहुत छोटा वाला ड्रोन है, वो एक छोटा सा एक हैंड ग्रेनेड लेके जाता है और दुश्मन के खेमे में जाके फटता है, दो चार लोगों को लेके चला जाता है। हाँ हम्म हम्म अब अगर एक वॉरियर के नजरिए से देखें तो कायरता नहीं। हम्म हम्म आप मेरे सामने आके लड़ो, हम्म हम्म लेकिन ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या ट्रू। तो यू आर यूजिंग वेपन्स in which you are not hurt. So one drone operator is able to take out many enemies, both sides, and there is no counter to it, effective counter to it. हम्म That is the problem. Effective counter नहीं है। हम एक ड्रोन हम्म बनाते हैं जो बिल्कुल ही फोम का बना है, ईपीपी करके एक फोम है, हम्म एक्सट्रूडेड पॉलीयूरेथीन फोम। हम्म बड़ा जहाज है, कम से कम नहीं तो 10 या 12 ग्रेनेड लेके जाता है। हम्म किसी के पकड़ भी नहीं आता है, क्योंकि फोम का बना है। हम्म बताइए। हाँ gosh, अब आप मुझे तो कहीं पर भी दाग दीजिए उसको, दागना आपके हाथ में है। मैंने एक वीडियो देखा एक्सपेरिमेंट था। किया था जर्मन
जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां बच्चों को बोला गया था कि ये जो आदमी है इसने चोरी की या जो भी किया है, आप इसको पनिशमेंट दे सकते हैं बाय मूविंग वन डायल। जितना आप डायल की तेजी बढ़ाएंगे उतना उसको शॉक लगेगा। ओके। तो बच्चों को बोला गया कि जस्ट पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि जो उसने काम किया, वो चोरी जो किया है वो थोड़ा कम सा है, तो आपको जितना लगता है उतना ही दीजिएगा। अधिकांश बच्चे मैक्सिमम किए। क्या? तो वो मेरी थियरी के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। That's the kind of nature of times we are living in. You know. So, or the innate nature of humans. Yeah, very true. So, See, we are able to discuss this. Elephants, dogs, cats are not able to discuss this. We are able to discuss this. We are able to know and differentiate, and yet we are not taking a decision which is sane. Yes, I mean, आप ये देखें, हम जो जहाँ एडवांटेजेस की बात करते हैं, फिर चाहे हमको उसके टेक्निकल एडवांटेजेस मिल रहे हों या जो यूनिक टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, सर्वेलेंस है, रिकॉनेसेंस है, टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं, लेकिन इस सबके बीच में जहाँ जो चीज मिस होती है और जिसका मैंने ब्रीफली आपसे जिक्र किया इन टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड आपने जिक्र किया उसका कि एम नहीं मालूम है तो फिर ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से तय करेंगे। और ये तमाम बातें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली इन दैट सेंस आई होप हमारे ऑडियंस को ये ऐसा लगे कि जैसे हम बात तो ड्रोन की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा स्लो और बड़े हौले हौले बात कर रहे हैं। बट ट्रुथ यही है कि जो सोच है इन चीजों के पीछे वो तो कहीं ना कहीं हमको स्लो डाउन करके और मोरली एथिकली इन चीजों को सोचनी तो पड़ेगी ही। हाउ डू यू सी आर वी गोइंग टू control this I mean nonsensical growth of things that is happening, because otherwise you're heading towards catastrophe. मुझे तो ये डर है कि क्या वो हिल पार कर चुके हैं और वी आर ऑलरेडी डाउन द रैबिट होल ऑफ कैटास्ट्रोफी। आई डोंट नो। अगर ये वॉर जल्दी से जल्दी नहीं खत्म हुआ, बहुत लोगों को ये लपेटे मिलेगा। मैं इसको विस्तार में बता देता हूँ। Okay. अभी ईरान डायरेक्टली कूदा नहीं है। इजराइल ईरान पे डायरेक्ट अटैक करेगा। ईरान ने ऑलरेडी कर दिया है। तो ईरान एंड इजराइल आर ऑलरेडी एट डायरेक्ट वॉर। Yes. We need to understand the difference between Hamas, Hezbollah, Israel war vis-a-vis Iran and Israel war. Yes. Hamas, Hezbollah, Israel war is between two factions of a so-called nation which are declared terrorist organization. Yes. So Israel was fighting against terrorism. Framework की बता रहा हूँ मैं. Today, two nations are at war. It's exactly like Ukraine and Russia. Oh, yes, very much. अभी यूक्रेन एंड रशिया का कल जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब डाला है उन्होंने कारकीव के एक छोटे से शहर में, वो एक कर्टन रेजर था। कीव पे ये बॉम्ब पड़ता आज, कल अगर कारकीव के बजाय वो कीव पे पड़ता, कीव निस्तानाबूद था, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। अब सोचिए, और चंद डिग्री का फर्क था सिर्फ कारकीव और कीव के बीच अगर डालना था बॉम्ब। ट्रिपल 22 या जो भी जहाज इसको लेकर के आके डाले हैं, उनको क्या है? तो अगर ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कीव पे गिरता, मॉस्को या फिर किसी और अन्य शहर, रशियन शहर में न्यूक्लियर वेपन गिर सकता है। So the scale of war and the countries involved in direct war is increasing, not decreasing. Very much so. And all kinds of weapons are being used. Some banned. Thermobaric weapon banned है। बिल्कुल।
यूनाइटेड नेशन ने हम्म इसको बैन किया था कि हम हम्म थर्मोबैरिक वेपन नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे हम्म जो होने वाली मौत है बहुत ही भयानक है। हम्म इसके बावजूद उसका इस्तेमाल हुआ। तो कोई ये रिपोर्ट सारी नहीं। चीजें, हाँ, ये सारी चीजों को जब मैं देख रहा हूँ, हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये, जो कि बहुत दो बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, रशिया हम्म और अमेरिका, या who are supposed to spearhead the peace process, are themselves involved in this. So that makes या UN defunct. So I don't know how much you've heard about or read about the Westphalian philosophy or the हम्म peace treaties of Westphalia, which says, हम्म हम्म however big or small a nation is, in the eyes of United Nations, they are all equal, which is not या true. नॉट ट्रू। Even in United Nations, it is not true. You have haves, you have have-nots. या The या largest democracy, India, is a have-not. या We are not a have. We don't have a permanent UN Security Council seat. यस वी डोंट हैव Largest वीटो, वी हैव democracy नथिंग। and largest population. We don't have any UNSC seat. या Country like France has it, which has population not more than Noida and Gurgaon put together. ट्रू। No, these are few nuances that we need to understand. ये है problem. हम्म जब तक हम इसको फंडामेंटली नहीं एड्रेस करेंगे, हम्म ये नहीं होगा। और मुझे लगता है आज के तारीख में भारत हम्म उस स्थिति में पहुंच गया है जहां हमें वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन टू से प्लीज वेक अप। हम्म और उसके लिए डोमेस्टिकली वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग गवर्नमेंट कोalition में। ये नहीं चलेगा। पॉसिबल है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हम्म बट देन that brings us to that very question, actually it's very important one. How do you look at it कि what इसमें जो भारत है वो क्या रोल प्ले कर सकता है इस करंट सिनेरियो में, चाहे वो ईरान का मामला है, आज भी शायद ईरान से कुछ बात हुई है इस तरह की, या दूसरी तरफ ये यूक्रेन की जो अगर बात हम चल रही यूएनएससी है। मेंबर होते तो हम्म चीजें दूसरी होती। हम यूएनएससी मेंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम यूएनएससी हम्म मेंबर 2 साल पहले हो जाते, जो होना चाहिए था, हम्म अगर आज हमारी वॉइस में कोई वजन होती, हम्म वो वजन मिसिंग है। बिल्कुल। क्योंकि बाकी हम्म सारे यूएनएससी मेंबर्स अपना साइड चूज कर चुके हैं। हम्म हम्म चाइना, रशिया, एक्चुअली दे आर टुगेदर। एक्चुअली आप जो जिस खतरे का उन्होंने इशारा किया, मैं एक्चुअली बहुत मिस हो रहा था मुझसे, बट कल रात को मैं कुछ दोस्तों से इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग ऑनलाइन ही, और मुझे जो ये खतरा मेरे उन दोस्तों ने तो नहीं समझा इस बात को, लेकिन मुझे ये बात का दिमाग में आ रही थी जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर अब नेक्स्ट जो होना है वो यही कि इजराइल और ईरान डायरेक्टली एक दूसरे पर कन्फ्रंट करेंगे। ईरान ने कर दिया है, इजराइल ने करना है, और वो कह रहे हैं हम करेंगे। सवाल ये है कि इसके बाद में व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज आप ये देखिए अगर इसके बाद में कुछ ऐसी चीज ईरान से निकल कर आती है जिसके बारे में शायद हम अब तक नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल से यूएस से बार बार ये कह रहे हैं यूएस में लोग कि भाई 2 दिन, बस 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में यूरेनियम एनरिचमेंट उनका 80% तक हो जाएगा ईरान का, एंड देन दे विल हैव अ ये न्यूक्लियर। 92 हो गया है, कल का रिपोर्ट है। तो चलिए मैं कहता हूं अगर ये हो गया है, मान लीजिए उनके पास ऐसा कुछ ऑलरेडी है, आप ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके बगल से जा रहा है। आई मीन नीचे जो केबल्स जा रही हैं वहां से लगभग $10 ट्रिलियन का रोज का ट्रेड हो रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ कैपेसिटी दे हैव टू एक्चुअली डैमेज internationally. I mean, if they are cornered to a place where they have nowhere to run to, तो वो कहते हैं मरता क्या ना करता। तो एक कॉर्नर्ड जो सोल्जर है या कॉर्नर्ड आदमी है, उसके हाथ में जो कुछ भी होगा फेंक के मारेगा। तो हम बिल्कुल। एक ऐसी अपने ऊपर लाद रहे हैं जहां पर मालूम ही नहीं। अच्छा फिर मान लीजिए कि ईरान ऐसा कुछ करता है, देन व्हाट हाउ विल तबाही। द exactly, मतलब then everybody from this party and that party will react, and where is it तबाही, headed? Yeah, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं तो आपको
दो कदम पीछे होके यू हैव टू थिंक बैक कि यार इन द लार्जर गेम ऑफ थिंग्स हम जा कहाँ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो ये वॉरिंग नेशंस नहीं देखेगा, यही बोल रहा हूं मैं महेश। ये वॉरिंग नेशंस कभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अच्छा हो गया चलो थैंक यू खत्म। ये नॉन वॉरिंग नेशंस का काम है, अब वो उनके दायित्व जो है नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली इसका जो लेआउट है यही गलत है, पहली बात। दूसरी बात, इसके लेआउट के गलत होने के बावजूद बाकी नेशंस इस पे कुछ ज्यादा तेजी से और ज्यादा तीव्रता से कदम नहीं उठा रहे। ये भी, और आप देखें ये भी कि जैसे मान लीजिए पीस कॉन्फ्रेंस अभी जब कर रहे हैं तो वहां पर जो वॉरिंग लोगों में से एक को आप बुला रहे हैं, दूसरे को नहीं बुला रहे हैं, तो आई मीन सारा का सारा इंटेंट ही गलत लगता है कि आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? आई मीन हाउ डू यू डू दिस? हमने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, आई कॉल दिस यूएन जो मीटिंग्स है ना, चाय समोसा मीटिंग। बस आते हैं, चाय समोसा खाते हैं, चले जाते हैं। चाय समोसा मीटिंग से नहीं होने वाला है। आप एट द एंड ऑफ द चाय समोसा मीटिंग आपको मिनट्स बनाने में 3 महीने लगता है। अब मिनट्स पे काम करते करते वो मिनट्स रिडंडेंट हो गए। बिल्कुल, जंग कहीं की कहीं। तो जब लिखने अफसर के पास आता है कि इस मिनट पे इस पे क्या काम किया जाए, सपोज कारगिल लिबरेशन, कारगिल तो सब मिशन नाबूद हो गया, क्या लिबरेशन, वो वहीं काट देगा वो पॉइंट। एग्जैक्टली, अब कारगिल बचा ही नहीं तो अब कारगिल को क्या लिबरेशन करोगे? बिल्कुल ट्रू ट्रू। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो इट हैज टू बी, जो तीव्रता और तेजी और जिम्मेदारी है बहुत जरूरी, जो कि आपकी कंट्री में नहीं हो रहा है। आप अपने कंट्री के कामों में उलझे हुए हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि अपने बैकयार्ड में ये हो रहा है और ये खतरनाक है बहुत बहुत। या कैप्टन साहब, आपने बहुत सारा वक्त दिया मुझे, हमारे जो आपने टाइम प्रॉमिस किया था उससे हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो आई से लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन बिकॉज़ आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन इट्स अ सीरियस वन एंड आई थिंक समवन नीड्स टू स्पीक अबाउट इट। आई मीन दुनिया में कोई तो आवाज हो। इसीलिए मैं कहता हूं सर, जो इंसान एक साथ, हम आप जैसे और अपने दर्शक जैसे लोग एक साथ आकर के हम इस पे चर्चा जब करते हैं, अनऑफिशियल चैनल्स हैं ये, तब लोगों को इसकी तीव्रता पता लगता है और लोग भी सोचने लग जाते हैं उस डायरेक्शन में। जब 1 बनता है 2, 2 बनता है 10, 10 बनता है 100, 100 बनता है 1000, फिर सरकारें भी इस पर विचार विमर्श करने में या सोचने में तत्पर हो जाते हैं, और दे हैव टू sort of listen to us, which is why these discussions are important. It is like French Revolution. French Revolution started with people. Yes. Yeah. मुझे लगता है while we are ending it, कैप्टन साहब, मुझे अपने एक दोस्त हैं कुमार अंबुज, हिंदुस्तान के हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, मुझे उनकी कविता का एक अंश याद आ रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा याद आ रहा है, एक लाइन याद आ रही है, और वो एक लाइन यही थी जो मुझे लगता है आपने भी कही कि मुझको यही कहना होगा अपने हिस्से का सच। तो मुझे लगता है हम अपने हिस्से का सच कह रहे हैं। होप ये लोग जो रेलेवेंट लोग हैं वो इस आवाज को सुने और वो अपने अपने हिस्से के सच बाहर निकालें और देखें कि दरअसल हम सबका सच हमें कहाँ लेकर जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। इसमें एक और आपका इजाजत हो तो एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। मुझको ये कहना होगा अपने हिस्से का सच, सबसे पहले मुझे अपने आप से सच कहना होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, उसके बिना क्या बात बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए कैप्टन साहब, एंड होप आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस डिस्कशन इन फ्यूचर टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।